हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम भारत के संविधान में सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये सब के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे पहले हम आप लोग के यहाँ ट्रिक दे दिए हैं। इसमें दिया हुआ है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, यानी बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण और अधिकार से अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो जिसमें है पहला में है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहता है इसका अर्थ होता है, यानी इसका अर्थ यह होता है कि शरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर प्रस्तुत करना। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है कि आरोपी 24 घंटे के भीतर शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। करने का अर्थ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत शरीर प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? तो शरीर को प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट में। ठीक है, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कोई भी अपराधी हो, वह 24 घंटे के अंदर वह न्यायालय में प्रस्तुत होगा, यानी कि न्यायालय में 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है परमादेश। परमादेश में कहता है परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। यानी परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। जब कोई भी सरकारी अधिकारी होगा और वह अच्छा से सरकारी काम नहीं करेगा, सही ढंग से सरकारी काम नहीं करता है, तो उस पर परमादेश लगाया जाता है और उसे उस पद से हटा दिया जाता है परमादेश लगाकर। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में है उत्प्रेषण। इसका अर्थ यह होता है कि प्रमाणित करना। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है, यानी कि यह है ना से ऊपरी न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय से निचली न्यायालय तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रही है। कहने का मतलब है कि उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना। क्या होता है? प्रमाणित करना।
उत्प्रेषण में क्या होता है कि अगर निचली न्यायालय सही ढंग से फैसला नहीं सुनाता है, निचली न्यायालय सही ढंग से फैसला नहीं सुनाता है, सही अधिकार से फैसला नहीं सुनाता है, तो यह ऊपर की कोर्ट की ओर ऊपरी न्यायालय में पहुंच जाता है। ठीक है, यही क्या है तो उत्प्रेषण है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है यह संवैधानिक विकास है। यह क्या है तो यह संवैधानिक विकास है जिसे पोस्टमार्टम यानी कि न्यायिक कार्यवाही के रूप में जाना जाता है। यानी कि यह संवैधानिक पोस्टमार्टम यानी कि पूरा उसके बारे में पूरा जानना क्या कहलाता है, पोस्टमार्टम कहलाता है। यानी कि संवैधानिक इसे क्या कहा जाता है तो उत्प्रेषण को संवैधानिक पोस्टमार्टम कहा जाता है। यानी कि न्यायिक कार्यवाही को क्या कहा जाता है, संवैधानिक पोस्टमार्टम यानी कि उत्प्रेषण। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ यह होता है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है तो अधिकार परीक्षा का अर्थ इसका अधिकार होता है। क्या होता है, इसका अधिकार से होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। कहने का अर्थ है कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत उस काम को लाया जाता है, उस काम यानी कि कार्य को लाया जाता है जिसके लिए वह व्यक्ति अधिकृत नहीं होता है और वह करता है, इसीलिए उसको रोका जाता है। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसके लिए अगर वो काम करने लायक नहीं है और काम कर रहा है तो उसको उस क्षेत्र में रोका जाता है। किसके अंतर्गत तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट कहता है संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम यानी किसी पद की शक्ति का भी कहा जाता है। यानी कि संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत पोस्टमार्टम को उसके अंतर्गत अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है प्रतिषेध। क्या है प्रतिषेध, इसका अर्थ रोकना होता है। इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ रोकना होता है। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है तो प्रतिषेध का अर्थ रोकना होता है। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। यानी कि ऊपरी न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और निचली न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उससे निचले वाले कोर्ट जब कोई फैसला का उल्लंघन कर गलत फैसला को सुनाता है तो ऊपरी न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को खारिज कर देता है यानी कि रोक देता है। इसी को प्रतिषेध कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है तो प्रतिषेध कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद नोट में कहता है भीमराव
भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? तो संविधान के आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है। उसके बाद कहता है किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद कहता है ये 5 प्रकार के रीट जो हम आप लोगों को ऊपर पढ़ाए हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यानी कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, ये सभी प्रकार के जो 5 प्रकार के रीट है वो सब का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 226 में किया गया है। और इस 5 प्रकार के रीट को हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है अनुच्छेद 33 यानी कि 33। अनुच्छेद 33 में कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, यानी कि अनुच्छेद 33 कहता है कि यानी कि राष्ट्र यानी देश की सुरक्षा के हित में, यानी कि देश के फायदा के हित में अगर संसद मीडिया के खिलाफ, गुप्तचर यानी कि संदेश पहुंचाने वाला, इस सब के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है मतलब रोक सकता है। रोक सकने का मतलब उसको ज़्यादा अधिकार नहीं दिया, लिमिट मात्रा में अधिकार दिया जाता है। मीडिया, गुप्तचर ये सब को अनुच्छेद 33 के तहत सीमित मात्रा में अधिकार दिया जाता है, यानी कि लिमिट मात्रा में अधिकार दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 34 यानी कि 34, अनुच्छेद 34 कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 34 है ये कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी राज्य हो, भारत के कोई भी राज्य हो या किसी भी क्षेत्र हो, उसमें सेना अपना कानून लगा सकता है, सेना का कानून लागू हो सकता है, सेना का कानून लागू किया जा सकता है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 34 में है कि भारत के सेना किसी भी क्षेत्र में अपना कानून लागू कर सकता है। उसके बाद कहता है सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय को क्या कहते हैं? तो कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है। सबसे कठोर मार्शल लॉ क्या है? तो AFSPA है। ठीक है। AS का मतलब होता है आर्मेटेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। AFSPA का अर्थ होता है आर्मेटेड, यानी कि सेना के न्यायालय को कोर्ट ऑफ मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ मार्शल।
और सबसे कठोर सेना, यानी कि सबसे कठोर सेना लॉ क्या है, तो सबसे कठोर सेना लॉ यानी कि सेना का सबसे कठोर कानून क्या है, तो मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ में आता है AFSPA, और इसका पूरा नाम होता है आर्मेड फोर्स आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आशा करता आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है। यानी कि अनुच्छेद 35 में कहता है कि जो भाग 3 है, अनुच्छेद 35 में कहता है जो भाग 3 है उसमें जितना भी मूल अधिकार है उसको लागू कैसे किया जाए, और लागू किया गया है उस सब की बात की चर्चा अनुच्छेद 35 में की गई है। जो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसके लागू होने की संपूर्ण जानकारी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 35 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद है मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। तो मूल अधिकार को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी में बांटा गया है। तो जो मूल अधिकार है उसको पहले 7 भागों में यानी कि 7 श्रेणी में बांटा गया था, लेकिन मूल अधिकार वर्तमान में सिर्फ 6 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें पहला इधर दिया गया है श्रेणी और इधर अनुच्छेद। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की गई है। समानता का अधिकार का उल्लेख किस से किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा श्रेणी में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता की अधिकार की चर्चा की गई है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23-24 में की गई है। शोषण के अधिकार के विरुद्ध की चर्चा किस में की गई है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला कहता है 4 में धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या की गई है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गई है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में की गई है। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29-30 में की गई है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 में थी, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। फिर रिवीजन में है समानता का अधिकार पूछा जाएगा तो 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में की गई है। और संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में थी, लेकिन अब है नहीं, अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है
7 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 32 में है, जिसमें से 6ठा इसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है नोट में देखते हैं। नोट में है, इसमें कहता है अनुच्छेद 14 कहता है, इसमें कहता है अनुच्छेद 20, 21 और 21A। उसके बाद 23, 24, 25 से 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। तो ये जो जितना भी अधिकार दिया गया है, ये सब भारत के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, उसके बाद है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को ही मिलता है। यानी कि जो अनुच्छेद है